हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनवरी और जुलाई 2021 सेशन के पीजीटीटी असाइनमेंट्स में से अभी तक हमने पीजीटीटी 1 और पीजीटी 2 के सॉल्व असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए थे। इस वीडियो में हम पीजीटीटी 3 के सॉल्व ट्रांसलेशंस लेके आए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। पीजीटीटी 3 का ट्रांसलेशन का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस दे रखे हैं और इन्हें हिंदी में अनुवाद करना है। तो इनका हिंदी अनुवाद इस तरह से है। सेंटेंस 1। इन पारंपरिक परिधानों के साथ साथ महिलाएं तरह तरह के आभूषण भी पहनती हैं। सेंटेंस 2। स्वतंत्रता के लिए भारत के लंबे संघर्ष के दौरान यहाँ के कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। सेंटेंस 3। कई संगीत वाद्य यंत्रों की स्वर संगति के साथ फसल काटने की ऋतु के दौरान मर्दानी झूमर का प्रदर्शन किया जाता है। सेंटेंस 4। छऊ शब्द संस्कृत के छाया शब्द से बना है, जिसका अर्थ छाया, छवि या मुखौटा होता है। सेंटेंस 5। संस्कृत और तिब्बती भाषा में जप करना लद्दाख की बौद्ध जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। सेंटेंस 6। मायने यह रखता है कि ये ग्रंथ खुद को मूल नहीं बनाते हैं और किसी अन्य के रूपांतर के रूप में पेश आते हैं। सेंटेंस 7। साहित्यिक कृति का अनुवाद एक कठिन कला है, क्योंकि विचारों का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन शब्दों और उनके सामंजस्य का नहीं। सेंटेंस 8। टाइटलर की अनुवाद के सिद्धांतों पर एक निबंध पहली कृति है जो व्यवस्थित रूप से कविता के अनुवाद के सिद्धांतों पर चर्चा करती है। सेंटेंस 9। गिने चुने लोग ही थे जो कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग करने में सहज थे। सेंटेंस 10। आगंतुक आंकड़ों की जांच बस से ही परियोजना की लोकप्रियता का पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदी के सेंटेंस दे रखे हैं, जिनका अंग्रेज़ी में अनुवाद करना है। तो इन सेंटेंसेस का अनुवाद ये रहा। सेंटेंस 1। बाय ट्रांसलेटिंग पोएट्री इनटू प्रोज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परसीव द ओरिजिनल। सेंटेंस 2। दिस dazzling world also has its own morality. Sentence 3. A long time has passed since India was globalized. Sentence 4. The translation of fiction is by no means easier than the translation of poetry or drama. Sentence 5. The translator should be familiar with the sentiments and circumstances of the author. Sentence 6. Indian cinema has made new achievements at the international level. Sentence 7. Animation includes both translation and screenwriting. Sentence 8. This was a period when people in countries like Russia,
Japan, and China were crazy about the songs of the movie Avara. Sentence 9. This is a good example from the point of view of audiovisual translation in India cinema. Sentence 10. The biggest challenge before a translator is to recognize both his potential and his limits. क्वेश्चन 4 में 2 पैराग्राफ्स हैं इंग्लिश के जिनका हिंदी में अनुवाद करना है। इन दोनों पैराग्राफ्स के अनुवाद कुछ इस तरह से हैं। एक पाठ्यक्रम डिज़ाइनर को यह मानना पड़ सकता है कि पाठ्यक्रम सभी को आकर्षित कर सकता है। छात्र जो पाठ्यक्रम को एक पारंपरिक स्कूल कक्षा की तरह होने की उम्मीद करता है से लेकर उस छात्र तक जो अपना अधिक समय लोगों से आमने सामने बात करने की तुलना में ऑनलाइन मित्रों से चैट करने में व्यतीत करता है। इनमें से प्रत्येक छात्र को समान रूप से भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। विस्तृत छात्र रूपरेखा को पूरा करना हमेशा उपयोगी होता है, जो योजना बनाने में मदद करेगा। यह डिज़ाइनर को प्रक्रियाओं के बारे में सोचने और हर स्तर पर खुद को छात्र के स्थान पर रखने में मदद करेगा। ऑनलाइन लर्निंग कोर्स में क्या होगा, इसके बारे में शिक्षकों की कई अपेक्षाएं हो सकती हैं। वे इसे एक पत्राचार पाठ्यक्रम के रूप में देख सकते हैं, जहां सामग्री इंटरनेट के माध्यम से वितरित की जाती हैं और उनके कार्यों में सवालों के जवाब देना और असाइनमेंट को चिन्हित करना शामिल होगा। वे इसे छात्रों के साथ काम करने के एक रोमांचक तरीके के रूप में सोच सकते हैं। वे उन सभी ईमेल के बारे में सोचकर भयभीत हो सकते हैं जिनका उन्हें अब जवाब देना पड़ सकता है। इन अपेक्षाओं को भी डिज़ाइनर द्वारा पहले से विचारित करने की आवश्यकता है। अपनी विकास प्रक्रिया में FCHE की महिलाओं ने माना कि समय पर और सटीक जानकारी आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में उनके प्रयास को बढ़ा सकती है। साथ ही यह उनके साथी समुदाय के सदस्यों को कृषि और अन्य उपयुक्त जानकारी तक पहुंच प्रदान कर सकता है, जो किसानों, माता-पिता, छात्रों और श्रमिकों के रूप में उनकी पूरी क्षमता को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है। FCHG की महिलाएं न केवल अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए एक आर्थिक और वित्तीय आधार बनाने में रुचि रखती थी, वे आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से एक ज्ञान आधारित समुदाय बनाने पर भी आतुर थी, जो उनको लगा उन्हें अपने दैनिक जीवन से संबंधित जानकारी तक पहुंचने और उन्हें बाहरी दुनिया से जुड़ने की आज़ादी देगा। उनके लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केवल एक शिक्षण उपकरण नहीं था, बल्कि एक शोध का साधन और सूचना का स्रोत था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि फैंसी समुदाय के सदस्य शिक्षा, अधिगम और सामाजिक प्रगति के मूल्य की सराहना करते हैं। इस संदर्भ में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना अब सशक्तिकरण के एक उपकरण और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में
समझा जाने लगा। अब PGDT3 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि 2 हिंदी के पैराग्राफ्स हैं और इन हिंदी पैराग्राफ्स का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। In the case of Shakespeare's Greek and other poetic plays, problems of translation comes to the fore of both poetry and drama. In translation, first of all, the question of the choice of similar or suitable verse to the original arises. In Hindi, in view of the lack of its original poetic plays, it would be more practical to translate into dense prose. Otherwise, poem will remain in verse translation, but there will be no poetry. Shakespeare's verse translation in Hindi so far are proof of this. There is a wide character and contextual diversity in the combination of rhythms and sounds in the Shakespeare's language. It can be formatted by greater concentration by poetic prose. Another kind of problem arises in the translation of plays and novels in the interpretation of specific social or personal customs, sacraments, rituals, synonyms of superstitions, or stereotypes or expression indicating various family relations, etc. If they are allowed to remain in their original form, then the language tends to be direct, rough, ordinary, and uncomfortable. And if translated, there is a possibility of changing original sense, the ideas, or even meaning. Which of these two risks to be taken? It depends on the nature of the composition and the ability and aesthetic of the translator. It is neither possible nor proper to make any general rule. Actually, the basic issue of translation work is a contradiction between protecting the accuracy of the original work and the freedom of the translator. Every translator has to find a balance between them at his discretion. It is not necessary, perhaps not possible, or even desirable to eliminate their stress completely. But it must have such a balance that, as much as possible, the creative power and beauty of the original work, its morphological feature, the individuality of the style can also be communicated, and at the same time, the translation should not seem artificial. The question of manner poses many other challenges, like the translation should be in the language of the same era in which the original work was written, or in the contemporary language. That is, what should be the language for Chaucer's or Milton's poetry? Or it is also possible that the style and language in which the original work was written has been disintegrated or transformed. Very often, the assessment about that style or language has changed. In such a situation, would it be worthwhile or appropriate to reinvent the style or language? The order of development of any two languages is not parallel, and it is not necessary that a suitable style or language for translation
would be meaningful or appropriate to restructure. The order of development of no two languages is parallel, and it is not necessary that the appropriate style or, or level of language for translation is contemporary in both languages. The choice of style and language in the translation of the masterpieces of the old era demands understanding and sensitivity from the translator. Actually, in translation, the question of originality, like spontaneity, intelligibility, with subtlety, is linked to the level of the language of translation and its creative writing. To some extent, the weaknesses of Hindi translations are determined by the limitations of Hindi prose or Hindi poetry. Modern Hindi's relationship with its progenitor Khari Boli is very weak and slack and somewhat vague. That's why it lacks idioms. The vitality of a spoken language, its tone, and the beauty of its rhythm and sound are also not fully expressed or reflected in Hindi. That is why our literary language is often Tatsam predominant, Sanskrit affluenced. It often looks panditic and also fake. Creative composition is not possible in a language understood only by a few educated intellectuals. A language which does not have the spirit of the dialect used in everyday life cannot express any eternal thought or experience with full communicativeness. In translation, this difficulty increases manifold. Like good creative writing, good translation also requires a complete acceptance and prestige of colloquial language in Hindi. In many respects, this is the basic problem of the language of translation in Hindi.